फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 का कंसेप्ट विद ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन पढ़ चुका है। अब इसमें जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का जो है जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्या है, आइए पहले हम बेसिक पर चलते हैं। हमें इसमें पढ़ना है आर्गेंड प्लेन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम कम्प्लेक्स प्लेन के भी नाम से जानते हैं। आर्गेंड प्लेन क्या नाम है? आर्गेंड। आर्गेंड प्लेन कहते हैं। आर्गेंड प्लेन क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। कहने का अर्थ है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर का जो भी मैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, लेकिन कभी ये भी सोचा तो नहीं कि क्या आप कम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन के अंदर हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि एक प्लेन में जितने भी सारे पॉइंट है वो सारे के सारे जो है एक उस सारे के सारे पॉइंट को हम एक कम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हर पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अगर कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में उसको अगर रिप्रेजेंट करें तो एक्स हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो जाएगा और वाई इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम एक ग्राफ खींचते हैं। जैसे मैं मानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक, तो एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस क्या हुआ? इमेजिनरी एक्सिस। और एक्स एक्सिस क्या हुआ? रियल एक्सिस हुआ। ठीक है, अगर इस वाई और एक्स ये जो हमारे प्लेन के अंदर में हमने दो लाइन को ड्रॉ किया है, जो हमारा ओरिजिन जिस बिंदु पर कट कर है उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ओरिजिन को मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें चार खंड है, 1 2 3 4, चार खंड है। सब खंड को क्या है ना, सब खंड का एक अपना नाम है। जिस फर्स्ट खंड को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। और ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, सब क्वाड्रेंट हुआ। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा रियल पार्ट कोई पॉजिटिव होता है तो कोई निगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट कोई पॉजिटिव में होता है तो कोई निगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अगर पॉजिटिव हो, अगर मानते हैं यहाँ कोई पॉइंट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? मानते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को अगर हम P1 मानते हैं, इसको हम अगर हम P2 मान ले तो ये P2 है मानते हैं इसका। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, इसका अर्थ है इसका रियल पार्ट जो है निगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई मानते पॉइंट P3 है, इसका रियल पार्ट क्या होगा? इसका रियल पार्ट भी निगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव होगा। इस फोर्थ जो क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, मानते हैं इसको हम P4 मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट ये क्या हो जाएगा? रियल पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट। ठीक है ना, पहले एक्स को डिनोट करते हैं, रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना तो हम जो है ना मैं समझ गए कि हाँ कोई भी क्वाड्रेंट में हो तो हम पता कर सकते हैं कि उसका वो किस पार्ट में है और उसका वो क्वाड्रेंट का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक हम क्या है एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मानते हैं
कोई एक यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, मानते हैं जिसे कोई हमारा एक पॉइंट 2,3 है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का रियल पार्ट, अगर इसको हम कम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो इसको, इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर एक पॉइंट इतना है, पॉइंट 2,3 है, इसका अर्थ ये है कि इसको अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर के रूप में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2+3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसको एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी पॉइंट को एक हम कम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सीखना है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको एक हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम R से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? R से डिनोट करते हैं। R क्या है? तो R को बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। R क्या है? R क्या है? R को बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। R को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का मॉड। तो R निकालने के लिए क्या करते हैं हम? R निकालने के लिए क्या करते हैं? जो कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मानते हैं, रियल पार्ट क्या है? A है तो A का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट B है तो B का स्क्वायर, ठीक है। यानी वो कम्प्लेक्स नंबर क्या है? अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर, अगर कम्प्लेक्स नंबर इफ z इक्वल a प्लस बी आयोटा, ठीक है, ये आयोटा b है, ठीक है। तो इसका अगर मॉड निकलना चाहें तो r मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको रूट में कर देंगे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को मॉड को z मॉड से डिनोट करते हैं। z मॉड से, z मॉड को क्या बोलते हैं? ये r होता है, जिसका मान क्या होता है? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड मॉड इक्वल आर इक्वल लिख सकते हैं रूट अंडर आर ई जेड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आई एम जेड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालने का तरीका, ठीक है। जैसे एक हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मानते हैं कि कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, z इक्वल -2 प्लस 3 आयोटा दिया है, ठीक है, 3 आयोटा दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका x कोऑर्डिनेट, अगर इस z को एक हम पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करें, एक पॉइंट के रूप में हम रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? -2,3 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर इसका हम मॉड निकालेंगे, यहाँ पे दे दिया गया है, और मॉड निकालने के लिए कहा जाए तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं? हम जेड मॉड करते हैं, जेड मॉड। तो मॉड निकालने क्या करते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। रियल पार्ट का, ये हमारा क्या है? रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी हमारा रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 13 हमारा इसका
जेड मॉड निकल गया। इस तरीके से जो है हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में, एक पॉइंट के रूप में, एक कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हुआ तरीका। फिर कुछ आगे कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये जानेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है तो देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक पोलर के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम जानेंगे। देखिए देखिए क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ एक्स क्या है कि रियल पार्ट है और वाई एक इमेजिनरी पार्ट है। इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा, ये आयोटा आर साइन थीटा दोनों लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, ये आर कॉस थीटा क्या है, ये आर जो कॉस थीटा है ये हमारा एक्स है, रियल पार्ट है। ये आर साइन थीटा क्या है, ये हमारा वाई है। ठीक है, यानी ये जो एक्स है आर कॉस थीटा है और वाई आर साइन थीटा है। कैसे है इसको हम जानेंगे। मानते हैं ये हमारा एक आर्गेन प्लेन है, एक हमारा क्या है, एक आर्गेन प्लेन है। यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कटा, जो ये पॉइंट या ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, वाई है। ठीक है, वाई है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट को ओ से मिलाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है। इसको हमने प्लेन में एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया। इसका अर्थ क्या है, अर्थ है कि ये पॉइंट का, ये हमारा पॉइंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये हमारा कितना है, वाई डिस्टेंस है और ये एक्स डिस्टेंस है ना। और ओ से पी की जो डिस्टेंस है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं ना, आर से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम साइन थीटा के बराबर क्या लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा के इक्वल क्या लिख सकते हैं, पी बटा एच। पी बटा एच तो हमारा पी क्या है, वाई है, और एच क्या है, एच हाइपोटेनस को बोलते हैं, तो हमारा कर्ण है, एच हमारा आर है। ठीक है, तो यहाँ आर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर इंटू साइन थीटा इंटू आर बराबर हम वाई लिख सकते हैं ना आसानी से, या वाई इक्वल आर साइन थीटा लिख सकते हैं। इतना तो हम लिख सकते हैं ना, आर इक्वल वाई इक्वल आर साइन थीटा लिख सकते हैं इसके माध्यम से। फिर हम जहाँ पे एक्स निकलना चाहते एक्स, तो फिर हम अगर कॉस थीटा देखें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये हमारा यहाँ थीटा एंगल बन रहा है। थीटा एंगल कहने का अर्थ है जो जो में क्या है ना, जो मॉड होता है, मॉड
यानी जो ओरिजिन से जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस पॉइंट पी का डिस्टेंस उसको मॉड बोलते हैं। तो किसी मॉड द्वारा या ओपी लाइन के द्वारा रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक अल्फा कौन से थीटा कौन से डिनोट करते हैं, या वो आर्गुमेंट भी कहलाता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट के बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे, अभी आर्गुमेंट की इसमें चर्चा नहीं, अभी हमको पोलर फॉर्म समझना है। ठीक है, इसका पोलर फॉर्म समझना है। तो देखिए क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए क्या लिखते हैं हम, सूत्र क्या होता है, बी बटा एच होता है ना। तो इसका बी कितना है, बी हमारा एक्स है और एच क्या है, आर है। तो कॉस थीटा बराबर एक्स बाई आर हो गया। अब एक्स हम निकलना चाहें तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर कॉस थीटा हो गया। तो हम जब पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा, या आयोटा आर साइन थीटा होता है। तो क्या होता है, तो उसी को ना यहाँ पे आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी जो एक्स पार्ट है रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को आर कॉस थीटा लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आयोटा आर साइन थीटा लिख सकते हैं, या आर साइन थीटा आयोटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे दोनों में यहाँ भी आर है यहाँ भी है, तो आर कॉमन ले सकते हैं ना, आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम दो चीज जान गए, एक मॉड निकालना जानेंगे, दूसरी चीज की किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो जो इसमें जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है, एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्रिंसिपल एंगल जिसको बोलते हैं। ये जो थीटा होता है, ये थीटा को हम जानेंगे, ये थीटा क्या होता है। तो ये जो थीटा होता है इस थीटा को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये थीटा होता है, ओनली थीटा, सिर्फ हम थीटा का बात किए हैं। ठीक है, ये थीटा। तो एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कहने का अर्थ है कि एक होता है, एक सिर्फ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बड़ा ए से डिनोट करते हैं, ए आर जी जेड, यानी इसको पढ़ते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर हम छोटा ए आर जी लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सिर्फ इसको, उसमें हम प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यूज करेंगे हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, इसको समझने के लिए क्रिटिकल एक कंडीशन है जिसको हम समझेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये जो चीज़ होता है इसको जानने के लिए जो है ना, हम एक कुछ ग्राफिकली हम जानेंगे, ग्राफिकली इसका एक रिप्रेजेंट करके हम जानेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या है कि जैसे एक हम आर्गेन हमने प्लेन लिया यहाँ से यहाँ, यानी जो एक्स एक्सिस ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस का लाइन है और ये हमारे क्या है, वाई एक्सिस का लाइन है। ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव और एक्स एक्सिस नेगेटिव दोनों से मिलकर बना है और ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारा एंगल बनता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनता है ये हमारा पॉजिटिव पाई माना जाता है। जो नीचे एंगल बनता है, जो नीचे एंगल बनता है इसको नेगेटिव हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों एंगल मिल करके क्या बनाता है, तो 2 पाई बनाता है।
ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनता है, 2 पाई बनाता है। अगर एक सर्कल का हम बोलेंगे एंगल कितना होता है, तो उसका एंगल 360 डिग्री होता है। तो 2 पाई यानी सिंगल पाई क्या होता है, सिंगल पाई होता है 180 डिग्री। अगर हम डबल पाई बोलेंगे तो 2 इंटू 180 डिग्री लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 360 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो यह हम ध्यान देंगे। अब हम एक विचार करेंगे कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट कैसे जानेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और ये आर्गुमेंट है। ठीक है, तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें हम जो थीटा यूज करते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो वो थीटा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, और जो जो जनरल आर्गुमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हम समझेंगे। ठीक है, एक ग्राफ से हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे में ये हमारा यहाँ पे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। ठीक है, इस जेड को एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, x प्लस आयोटा वाई है। इसको एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो x कोमा वाई हो जाएगा, इसका रियल पार्ट x हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट y हो गया। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है, ये मॉड, इसको हम जेड मॉड से डिनोट करते हैं। जेड मॉड यानी आर को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, यानी क्या है, एक्स जो एक्स एक्सिस के जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में हम जाएंगे। एक्स एक्सिस से हम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इस लाइन को हम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो एंगल हमारा हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो रियल एक्सिस के साथ इस पॉइंट जेड मॉड, रियल एक्सिस के साथ जेड मॉड का जो एंगल बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर मानते हैं यहाँ पे हमारा एक जेड है, यहाँ पे जेड है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको हम जेड मॉड को अगर हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो हमारा जो एंगल बनेगा ये हमारा निगेटिव बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान देने जो बातें हैं कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक थीटा होता है। क्या होता है, एक थीटा होता है। और ये जो थीटा होता है ये माइनस पाई एंड प्लस पाई, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। क्या करता है, एक बीच में बिलोंग्स करता है, यानी माइनस पाई ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू प्लस पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। तो ये होता है हमेशा ये जो थीटा बनेगा ये हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो देखिए, इसको अगर हम एंगल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां ध्यान देंगे। जेड मॉड, इसको हम जेड मॉड से डिनोट करते हैं। इसके द्वारा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो ये अल्फा एंगल क्या है, ये हमारा पाई माइनस पाई और पाई के बीच का है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे फिर हमारा ये जेड मॉड रोटेट करते 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 यहाँ आया। तो यहाँ पर भी क्या बनाया,
इतना एंगल बनाया, तो इतना एंगल बनाया, तो ये जो छोटा वाला एंगल है इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा। क्या मान लेंगे? अल्फ़ा। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा? ए वाला एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पाई माइनस अल्फा होता है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कब मानेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में? जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, यानी रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वो जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो वो उसका जो जेड मॉड निकलेगा, यानी उसका जो मॉडुलस होगा, वो मॉडुलस प्रिंसिपल रियल एक्स, वो मॉडुलस होता है रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? तो पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, उसी तरह जब अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वो आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो देखिए हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो सारे के सारे एंगल माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। लेकिन जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम क्या है ना, यानी टू पाई क्या है, टू पाई से छोटा हो जाएगा, यानी पाई माइनस पाई और पाई सी क्या होगा? ओवर हो जाएगा। यानी इस ये जो होता है ना टू पाई में बिलोंग्स करना शुरू कर देगा। क्या करेगा? टू पाई के अंदर में बिलोंग्स करना शुरू कर देगा। जब हम यहाँ तक आएंगे तो हमें एंगल ऐसे लेना है जो हमेशा माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हो। तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अगर आएंगे, प्रिंसिपल जो रियल एक्सिस है, ये हमारा क्या है? रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस से अगर हम जेड मॉड को, ये क्या है हमारा? जेड मॉड है, जेड मॉड को रोटेट करते आएंगे हम, ऐसे रोटेट करते करते अगर ऐसे आएंगे एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो माइनस पाई और प्लस पाई से क्या होगा? आउट कर जाएगा, यानी उससे बाहर हो जाएगा, यानी टू पाई में के अंदर बिलोंग्स करना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं देखा है हम, इसको ध्यान में रखते हुए हम उस डायरेक्शन से चलना है कि वो एंगल माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में है। तो क्या करेंगे? हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, नहीं ऐसे आएंगे, सॉरी क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट में आएंगे। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट में आएंगे। अब देखिए ये जो छोटा वाला एंगल जो भी बनेगा एक्सिस के साथ, ये हमेशा अल्फा बनेगा ना। तो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल हमारा पाई होता है, यहाँ से यहाँ एंगल पूरा क्या होता है? पाई होता है। तो पाई से कितना कम है? तो अल्फा कम है। तो क्या करेंगे? ये हमारा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला एंगल बनता है वो क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। क्या करेंगे? माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पे हम एक माइनस साइन लगा देंगे। ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट का, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या करेंगे? अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट में आते हैं तो ये हमारा समझ जाइए कि टू पाई में ही बिलोंग्स करेगा। तो टू पाई में बिलोंग्स नहीं कराना है हमको, पाई के अंदर माइनस पाई और प्लस पाई के अंदर में बिलोंग्स कराना है इसको। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में आएंगे। तो हम देख रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा कौन बनाता है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना कौन बनाएगा? ये भी अल्फा ही बनाएगा, लेकिन क्या बनाएगा? नेगेटिव में बनाएगा। इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बता सकते हैं कि वो एक आर्गेंट प्लेन में किस क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है और कौन सा एंगल बना रहा है, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा उसका, इस चीज़ को हम दर्शा सकते हैं। तो थोड़ा सा ग्राफ बहुत ही क्रिटिकल हो गया, देखने में तो कुछ लेंदी लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं
क्वाड्रेंट, QUAD क्वाड्रेंट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हम लिख देंगे। क्वाड्रेंट में क्या आएंगे हम, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है, ठीक है, थीटा बराबर अल्फा हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा ही होगा, लेकिन क्या है एक्सिस के नीचे बन रहा है ना कोण, तो इसमें हम माइनस साइन लगा देंगे। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा अल्फा ही होगा लेकिन माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सिस ऊपर बनेगा तो प्लस अल्फा और नीचे बनेगा तो माइनस अल्फा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें हम देखते हैं कि जो भी एंगल बनते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा क्या है, एक इस साइड में अगर एक यहाँ पे समझिए कि हम मिरर रख देते हैं, ये रियल एक्सिस है, इसको कि मिरर हम के रूप में रखें तो यहाँ पे अगर अल्फा बनेगा तो नीचे भी अल्फा ही एंगल बनेगा, लेकिन क्या है ऊपर पॉजिटिव मानेंगे नीचे नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। अगर इसको हम देखें, यहाँ पे एक हम मिरर रखते हैं, मिरर रखने के बाद ये जो हमारा जेड मोड है, यहाँ पे ये हमारे जो जेड मोड है, तो जेड मोड हमारा कितना एंगल बना रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा बना रहा है। तो यहाँ इसको अगर हम मिरर मान लेते हैं तो नीचे क्या बनेगा, नीचे हमारा एंगल बन जाएगा पाई माइनस अल्फा ही बनेगा, लेकिन नीचे बनेगा एक्स एक्सिस, इसलिए इसको यहाँ माइनस डिनोट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे मन में सवाल है, आपके मन में सवाल ये उठता होगा कि सर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या जरूरी है। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसमें जो थीटा होता है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। उसमें हम थीटा जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम अल्फा निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा के को निकालेंगे और अल्फा के माध्यम से एक हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। उसके बाद हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कोई जेड बराबर हमारा दिया गया है 1+√3 आयोटा है, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट कितना है, ये हमारा 1 क्या है, 1 रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम x मानते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम y मानते हैं, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो x इसको y मान लिए, ठीक है। तो x इक्वल कितना है 1 है और y इक्वल कितना है √3 है, ठीक है। देख रहे हैं दोनों के दोनों किस क्वाड्रेंट में पड़ रहे हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि z इक्वल 1+√3 आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, पॉजिटिव है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये हमारा 1 2 3, 1 2 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 3 है, ठीक है। तो क्या है हमारा x1 है, y√3 है। तो थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में क्या पड़ेगा, 1 और 2 के बीच में जो है यहाँ पे 1, x क्या है हमारा, x1 है 1, और इसके बीच में हमारा √3 पड़ेगा लगभग यहाँ पे जो है हमारा ये 1, √3 पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम एक प्लेन में भी हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे मेन काम क्या है, तो हमें इसका क्या निकलना है, हमें इसका आर्गुमेंट निकलना है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका अल्फा कोण निकालते हैं। अल्फा कोण क्या होता है, तो एक्स एक्सिस के या तो रियल एक्स या तो पॉजिटिव एक्सिस या निगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जो सबसे छोटा कोण बनाया जाता है मॉड के द्वारा, जेड मॉड के द्वारा, यानी मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा, वो हमारा क्या होता है, अल्फा कोण होता है। जैसे मानते हैं यहाँ से अगर हमें खींचे लाइन, तो ये हमारा क्या है, जेड मॉड है। तो जेड मॉड, तो ये हमारे एक्स एक्सिस के साथ ये क्या है, जो कोण बनाएंगे हमारा अल्फा कोण हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा, तो इसी अल्फा कोण को हमें निकालना है। इस अल्फा कोण को निकालने के बाद हम क्या करेंगे जो है, तब हम थीटा निकालेंगे। वो थीटा क्या होता है, जो हमारा थीटा होता है वो थीटा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमारा अल्फा थीटा के बराबर होता है, या थीटा क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है। कि कब होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स y/x। टेन इनवर्स y/x ये क्या होता है हमारा, टेन अल्फा, ये अल्फा होता है। ये अल्फा जो एंगल होता है टेन इनवर्स y/x होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन इनवर्स y कितना है, y√3 है और x 1 है, यानी टेन इनवर्स √3 किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है π/3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो π/3 के बराबर होता है, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/3, ठीक है। टेन 60 का मान √3 होता है, टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, क्योंकि π/3 पाई कितना होता है 180 डिग्री, 180 में हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या आएगा, π/3 हम मेरे रेडियन में लिए हैं, हम डिग्री में नहीं लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो ये जितना अल्फा का मान है उतना ही हमारा क्या है, थीटा का मान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सूत्र क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r, अब यहाँ पे एक r की चर्चा आ गई। r क्या है, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। r क्या है, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
ये हमारा क्या होता है, आर निकालने का सूत्र होता है, यानी मॉड ऑफ आर क्या होता है, आर हमारा जेड मॉड होता है, जेड मॉड बराबर आर होता है। आर इक्वल क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या होता है, रियल पार्ट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा। √4 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो आर का मान हमारा क्या आ गया, 2 निकल गया। तो यहाँ पे आर का मान हम दो रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का मान कितना है, π/3, तो π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें उसका मॉडुलस चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका हमें वो वो जो हमें मॉड है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाता है, यानी अल्फा कोण चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसका आर्गुमेंट चाहिए। 3 चीज़ पता होना चाहिए, एक मॉड, एक आर्गुमेंट, और एक अल्फा कोण। ये 3 चीज़ पता हो तो हम आसानी से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें जो है, इस वीडियो में जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 5 पॉइंट जो कितना, एक्सरसाइज 5.2 है, तो 2 का जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए हमने इसका कंसेप्ट इस वीडियो में दे दिया। इस कंसेप्ट के माध्यम से हम एक्सरसाइज 5.2 का सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इतना ही पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।